हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं मैथ मॉडर्न एजुकेशन टीम। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स सेमेस्टर थर्ड बीए प्रोग्राम के कोर्स को स्टार्ट किया था। तो आज हम यूनिट 1 के हमारे पहले चैप्टर को ही हम कंप्लीट करेंगे। तो यूनिट 1 का जो हमारा पहला चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नेचर एंड स्कोप के बारे में कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट का नेचर एंड स्कोप क्या है, उसकी मेथडोलॉजी क्या है, उसको कैसे हम अंडरस्टैंड करें, उसके अप्रोचेस कौन कौन से हैं। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम जो आधारभूत बिंदु हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम कवर करने वाले हैं 1.2 तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट का जो नेचर है आज हम उसे कवर करेंगे कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट का नेचर किस प्रकार का है। तो एक राइटर हैं जिनका नाम क्या है, एक राइटर हैं जिनका नाम है डेनिमल केरेमानी। तो डेनिमल केरेमानी जो है वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स जो है उसका नेचर क्या है। आज हम उसे अंडरस्टैंड करेंगे। डेनिमल केरेमानी उत्तर देना चाहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में क्या तुलना की जा रही है। तो ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये तो समझें कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, साथ में ये भी समझें कि किसकी तुलना की जा रही है और क्यों की जा रही है और हम क्या तुलना कर रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, उनका तर्क है कि राष्ट्रीय प्रणालियाँ मुख्य मुद्दे हैं जिनकी तुलना विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण इकाइयों के रूप में की जाती है। तो उन्होंने कहा जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। किसी भी राष्ट्र के जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो प्रमुख मुद्दे हैं और हमें उनकी तुलना करनी चाहिए। और हम इनकी तुलना जो है वो विश्व में जो राजनीति है या कहें कि जो हमारा वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसे हम इसकी कंपैरेटिव एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। हालांकि यही मुद्दे नहीं हैं जिनका जो है तुलनात्मक राजनीति द्वारा विश्लेषण किया जाना चाहिए। केरेमानी कहते हैं सिर्फ यही मुद्दे नहीं हैं कि आप जो है इंटरनली जो भी फैक्टर्स हैं आप उनको जो है एनालिसिस करें या जिनके आंतरिक मुद्दे हैं आप उनका विश्लेषण करें। जो नेशनल इंस्टीट्यूशन से सिर्फ आप उनका विश्लेषण करें, नहीं, ये काफ़ी नहीं है। हालांकि उन्होंने आगे बाद में लिखा है, उदाहरण के लिए तुलनात्मक राजनीति अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक प्रणालियों का विश्लेषण कर सकता है, जैसे भारत के राज्य या क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र जैसे संगठनों। उन्होंने कहा कि जब आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक राष्ट्र के अंदर आप उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करें, सिर्फ एक ही राष्ट्र को लेकर आप उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करें। राष्ट्र के मध्य या उसके आंतरिक जो मुद्दे हैं उनके ऊपर आप चर्चा करें। ज़रूरी नहीं है कि आप ये बता रहे हैं कि इंडिया में दिल्ली और तमिलनाडु की अब क्या कंपैरिजन है, या तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर का क्या कंपैरिजन है, या आप बता रहे हैं गुजरात और महाराष्ट्र का क्या कंपैरिजन है। में भी ऐसा हो सकता है कि दोनों ही जो प्रदेश सरकारें हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट हैं, दोनों बीच में आप एनालिसिस कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। और इन विश्लेषण का जो आधार है वो अलग अलग हो सकता है, बेस अलग अलग हो सकता है एनालिसिस का। तो आप एजुकेशन के रूप में इनकी तुलना कर रहे हैं, या हेल्थ के सिस्टम को लेकर तुलना कर रहे हैं, या आप एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क किए जाते हैं दोनों ही स्टेट के अंदर उसको लेकर तुलना कर रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया जा रहा है इस एग्जाम्पल के माध्यम से कि आप सिर्फ इंटरनली जो आपके इश्यूज़ हैं आप उसको लेकर ही तुलना नहीं कर सकते। इसके अलावा आप इंटरनेशनल जो हमारी पॉलिटिक्स है उसके साथ भी आप अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ की जो है क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। आगे इन्होंने क्या लिखा है देखिए ज़रा, वे क्षेत्र जैसे एक से अधिक देशों से मिलकर बने हों, जैसे पश्चिम एशिया, एक से अधिक देशों से मिलकर जो देश बने हों आप उनकी तुलना कर सकते हैं। एक से अधिक देशों से मिलकर बने हुए देश जैसे पश्चिम एशिया,
तो जब आप वेस्टर्न एशिया में जाएंगे तो वेस्टर्न एशिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, वेस्टर्न एशिया में आपको जो है इस्लामिक कंट्री देखने को मिलेगी। मैक्सिमम इस्लामिक कंट्री जो है आपको वेस्टर्न एशिया के अंदर देखने को मिलेगी। तो वेस्टर्न एशिया में आप देखेंगे इराक है, ईरान है, तुर्की है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि इस्लामिक कंट्री हैं, तो वहाँ शरीयत को फॉलो किया जाता है। तो वहाँ का जो स्ट्रक्चर है आप उनका भी एनालिसिस कर सकते हैं। ये एक से अधिक देश वहाँ पर उपस्थित हैं और ये सभी मिलकर जो है उसे एक नया रूप देने का प्रयास करते हैं। बी पॉइंट देखिए, साम्राज्यों की राजनीतिक प्रणालियाँ जैसे रोमन, ऑटोमन और मुगल। अब साम्राज्यों की जो प्रणालियाँ हैं, जो उनकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं एम्पायरों का, जितने भी एम्पायर हैं, जितने भी साम्राज्य हमारे रहे हैं, चाहे वो रोमन साम्राज्य हो, चाहे वो रोमन हो, चाहे वो ऑटोमन हो, चाहे वो मुग़ल हो, तो आप सभी का क्या कर सकते हैं, एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं उन सभी एम्पायर के बीच में। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय संगठनों जैसे सार्क, EU और नाय आदि। तो आप जो इंटरनेशनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आप उनकी भी जो है तुलना कर सकते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। सार्क आपको पता है, सार्क हमारा साउथ एशिया के अंदर है। साउथ एशिया, इसमें हमारे पास जो है कौन कौन से देश हैं, इसमें हमारे पास मालदीव है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, अफ़गानिस्तान को भी शामिल कर लिया गया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है और इंडिया है। तो सार्क संगठन जो है बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किसे, साउथ एशिया को। और साउथ एशिया में जो सेंट्रल जो भूमिका है या सेंट्रल रोल जो है वो किसका है, वो है इंडिया का। तो आपको पता है, जब आप इंडियन कॉन्टिनेंटल को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इंडियन कॉन्टिनेंटल में इंडिया की ही जो भूमिका है वो बहुत बड़ी है, जोग्राफिकली भी और पॉलिटिकली भी। इसके अलावा आप EU देखिए, EU जो है हमारा यूरोप के अंदर है, यूरोपीय यूनियन। तो यूरोपीय यूनियन भी एक बहुत बड़ा संगठन है, तो आप इसका भी एनालिसिस कर सकते हैं, इसका विश्लेषण दूसरे संगठनों के साथ कर सकते हैं। जैसे अभी हाल ही फ़िलहाल में जो संगठन हमें नज़र आते हैं, आप उनके बारे में बात करें। जैसे अभी आपको पता है 2+2 जो डायलॉग है वो स्टार्ट किया गया है, 2+2, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्वाड। तो क्वाड हमने शुरू किया है, और क्वाड में कौन कौन से देश हैं, क्वाड में हमारे पास देश हैं जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और USA यानी कि अमेरिका। तो ये हमारे पास राष्ट्र हैं। ये सभी राष्ट्र मिलकर क्या बनाते हैं, ये 2+2 डायलॉग जो हमारा क्वाड है, क्वाड उसका निर्माण करते हैं। अब क्वाड को लेकर जो है जो इंटरनेशनल लेवल पर जो सरगर्मी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। अभी हाल ही फ़िलहाल के अंदर आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे संगठन जो हैं जिन्होंने इसे अपना समर्थन भी दिया है। कुछ ऐसे राष्ट्र भी हैं जो ये समझते हैं कि क्वाड का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्वाड जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्वाड के बारे में उन्होंने कहा है कि जो क्वाड है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो हमने आपको बताया क्वाड है, इसके अलावा और G20 आप देखेंगे, G20 है, G7 है। इसके अलावा जो है इसके अलावा एक प्रोजेक्ट जो है वो चाइना के द्वारा स्टार्ट किया गया है, और ये प्रोजेक्ट है आपका मोतियों की माला। तो मोतियों की माला के नाम से भी एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से चाइना जो है अपने सिल्क रूट को, जो कि उनका पुराना सिल्क रूट है, उसको क्या कर रहा है, सिल्क रूट को जो है वो दोबारा से स्टार्ट कर रहा है। इसके अलावा जो उनका समुद्री रास्ता है या समुद्री जो व्यापार है, ओशियन ट्रेड को भी स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप ये देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो अलग अलग संगठन हैं, चाहे आप G20 की सार्क से संगठन जो है तुलना कर दीजिए, चाहे आप आसियान जो कि पूर्व में बनाया गया है, जो कि दक्षिण पूर्व जो संगठन है आसियान, आप उसका सार्क के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, EU का सार्क के साथ कर सकते हैं, EU का क्वाड के साथ कर सकते हैं। तो ये आप चाहें तो संगठनों के मध्य में भी आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए ज़रा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के प्रकार हो, जैसे लोकतांत्रिक बनाम सर्वसत्तावादी। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी आपकी सरकारें चल रही हैं उन सरकारों के प्रकार क्या हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, चाहे वो सर्वसत्तावादी हो। तो सर्वसत्तावादी हो या कहीं की एक तंत्र हो, आप उनके मध्य भी क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। आगे हम इसे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या है आगे। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में एकल तत्वों या घटकों की तुलना भी की जा सकती है, जैसे राजनीतिक व्यवस्थाओं की आप तुलना कर सकते हैं, आप पॉलिटिकली जो हमारे चुनाव करवाए जाते हैं, चुनाव की जो व्यवस्थाएं हैं आप उनकी तुलना कर सकते हैं, विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं की संरचना या जो उनका स्ट्रक्चर है, उनकी जो पॉलिसीज़ है इत्यादि की भी तुलना आप कर सकते हैं। तो आप जो है चाहे चुनावी व्यवस्थाएं हों, चाहे राजनीतिक व्यवस्थाएं हों, और चाहे किसी संस्था की संरचना हो या फिर जो है नीतियाँ हों, पॉलिसीज़ हों, उनको लेकर भी आप क्या कर सकते हैं, आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है। सामान्य रूप में तुलनात्मक राजनीति विभिन्न समाजों में सक्रिय राजनीतिक प्रणाली की तुलना और विश्लेषण करती है। अगर आपको इससे कोई पूछे नॉर्मली कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है क्या, व्हाट इज़ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कुछ नहीं है इसके अलावा कि आप जनरली किसी भी राष्ट्र के अंदर जो उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, आप उस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का क्या कर सकते हैं कि उसका कंपैरिजन करते हैं। और कौन सी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक्टिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, एक्टिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो आप जो है क्या कर सकते हैं, इनकी तुलना कर सकते हैं। इनकी विश्लेषण एवं तुलना पर ध्यान देने के साथ साथ यह भी विभिन्न प्रणालियों में राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ प्रक्रियाओं का भी ध्यान रखता है। तो आपको कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस जब आप करेंगे किसी भी स्टेट का, तो वहाँ पर आपको ये तो देखना ही है कि वो जो वहाँ की प्रणाली है वो कितनी एक्टिव है, साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि वहाँ का प्रोसेस क्या है। तो आप एक्टिवनेस कितना है वहाँ का इंस्टीट्यूशन आप ये देखेंगे, इसके साथ ही साथ आप वहाँ का प्रोसेस भी देखेंगे। ठीक है, तो आप प्रक्रिया और सक्रियता देखिए कितने अच्छे शब्द हैं, प्रक्रिया और सक्रियता, आप दोनों ही चीज़ों को देखेंगे। तो प्रक्रिया और सक्रियता आपको साथ में लेके चलनी है जब भी आप कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे किसी भी राष्ट्र का। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। तुलनात्मक राजनीति के विषय में 3 परंपराएं हैं। कर्मानी ये कहते हैं, तो कर्मानी 2011 में ये बात कही कि पॉलिटिकल जो कंपैरेटिव एनालिसिस हम कर रहे हैं उसकी 3 परंपराएं हैं। कितनी ट्रेडिशंस हैं उसके? 3 ट्रेडिशंस हैं, 3 ट्रेडिशंस हैं। नंबर 1, एक ही प्रकार के देशों के अध्ययन की ओर प्रवृत्ति करना। तो एक ही प्रकार के देशों की आप क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। एक तरीका तो ये है, एक ही प्रकार के जिसमें बहुत सारी सिमिलैरिटी है, जो लगभग एक जैसे हैं, मोर देन 80% 70% जो उनकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, जो उनके कार्य करने के तरीके हैं, जो उनका प्रोसेस है, जो उनका एक्टिवनेस है, वो सब कुछ सिमिलर हैं और एक ही प्रकार के देशों की आप अध्ययन कर रहे हैं। तो एक प्रवृत्ति, एक परंपरा तो हमारी ये है। दूसरी हमारी परंपरा क्या है? दूसरी परंपरा है हमारी मेथोडोलॉजी की, कि हम मेथोडोलॉजी के ऊपर बात करते हैं कि काम करने का तरीका क्या है। तरीके की बिहाफ पे हम देखें तो यूएसए का काम करने का तरीका जर्मनी से अलग है, जर्मनी का काम करने का तरीका इंडिया से अलग है, और इंडिया का काम करने का तरीका जापान से अलग है, और जापान का काम करने का तरीका चाइना से अलग है। तो आप ये देखेंगे कि मेथोडोलॉजी जो हम तरीके की बात कर रहे हैं, ये तरीका जो है वो आपको अलग अलग नज़र आएगा अलग अलग स्टेट के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। थर्ड जो हमारी परंपरा है, थर्ड हमारी परंपरा कौन सी? थर्ड परंपरा है हमारी एनालिसिस की या विश्लेषण की। अब विश्लेषण क्या होता है? आपने अंडरस्टैंडिंग सुना होगा, आपने कॉम्प्रिहेंशन भी सुना होगा, आपने एप्लीकेशन भी सुना होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विश्लेषण की। जब हम विश्लेषण की बात करते हैं तो हम बात करते हैं डेप्थ एनालिसिस की।
एक ऐसा विश्लेषण जिसमें सभी आयाम हों। हमने सभी आयामों को, सभी डायमेंशन को छूने का प्रयास किया, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, या किसी भी प्रकार का आयाम हो किसी भी राष्ट्र का। तो हम सभी डायमेंशंस को जो है टच करने की कोशिश करते हैं और उनका जो है फैक्ट्स के आधार पे, व्याख्याओं के आधार पे, जो भी हमें डाटा मिल रहे हैं उसके आधार पर हम क्या करते हैं, अपने तर्कों के आधार पे, अपने रैशनैलिटी के आधार पर जो है विश्लेषण करते हैं। और ये विश्लेषण जो है वो अनुभवों और कुछ हद तक जो पूर्व में की गई जो घटनाएं हैं या जो पास्ट है उसके आधार पे भी होता है। तो हम विश्लेषण करते हैं। पहली परंपरा की ओर देखिए। पहली परंपरा में इन्होंने क्या बताया? पहली परंपरा में इन्होंने बताया है कि पहली परंपरा एकल देशों के अध्ययन की ओर उन्मुख है और यह अमेरिकी तुलनाकारों के शुरुआती सुझाव का अनुसरण करता है जिन्होंने यूएसए के बाहर की राजनीतिक प्रणाली के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया। तो यूएसए के जितने स्कॉलर हैं जिन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उनका ये मानना था कि हमें यूएसए के बाहर जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है हमें उनका जो है कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहिए। किसका? जो कि यूएसए के बाहर है। तो यूएसए के बाहर जो है उनका हमारे को क्या करना चाहिए? कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहिए। यह परंपरा इस विषय पर एंग्लो सैक्सन प्रभुत्व को दर्शाती है और विदेशी देशों को अन्य रूप में अध्ययन करती है। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जो जितने भी जो देश हैं उन सभी देशों को इन्होंने एंग्लो सैक्सन के रूप में लिया है और ये उनका जो अध्ययन है वो कैसे करते हैं? उन्हें जो है विदेशी राष्ट्र समझकर जो है उनका अध्ययन किया जाता है कि ये बाहर की हमारे राष्ट्र हैं, यहाँ कहें कि आउटर कंट्रीज़ हैं, हम इनका अध्ययन करेंगे। तो उन्हें जो है बाहरी समझा जाता है, उनके साथ कोई सिमिलैरिटी दिखाने की कोशिश नहीं की जाती है इनके विश्लेषण में। यह परंपरा अक्सर देशों को पृथक रूप में देखती है और बिना वास्तव में तुलना में संलग्न हुए यह किसी एक विषय की विस्तृत विवरण देने तक ही सीमित है। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग ये करते हैं कि जब ये विश्लेषण करते हैं तो विश्लेषण करने के दौरान ये क्या करते हैं कि उस देश को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन जो है उसके ऊपर एक विस्तृत जो है एक्सप्लेनेशन आपको दे देंगे, एक व्याख्या दे देंगे। इस परंपरा की आलोचना के बावजूद तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में मुख्य योगदान एकल देशों के विस्तृत विवरणात्मक अध्ययन के रूप में उभरा है। तो ऐसा नहीं है कि हम हम इसको क्रिटिसाइज़ करें, इसकी आलोचना करें कि ये तो बहुत गलत है कि उस देश को हमने शामिल भी नहीं किया और हम उसके एक पक्ष को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। कई बार ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो एकल अध्ययन है, ये भी हमारे बहुत ज़्यादा काम के रूप में सामने आया है। तो ये भी जो इस प्रकार का जो अध्ययन, इस प्रकार की जो परंपरा है वो चली आ रही है और हम आज भी इसको फॉलो कर रहे हैं। दूसरी परंपरा देखिए। दूसरी परंपरा क्या है? कंपैरेटिव गवर्नमेंट की। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें हम परंपराओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि हम किस प्रकार जो है तुलना कर सकते हैं। तुलना करने की 3 परंपराएं हैं। पहली परंपरा मैंने आपको बता दी। दूसरी परंपरा देखिए ज़रा। दूसरी परंपरा क्या है हमारी? सेकंड जो ट्रेडिशन है हमारा वो क्या कहता है? सेकंड ट्रेडिशन हमारा कहता है कि तुलना के लिए नियम और मानक स्थापित करना चाहती है। ये फोकस कर रही है, सेकंड परंपरा जो आपकी है वो किस पर फोकस कर रही है? ये फोकस कर रही है नियम के ऊपर और मानक के ऊपर कि स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। भैया स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए ये बताइए आप ज़रा। आप कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस करने जा रहे हैं तो वो कंपैरिजन करने के लिए आपके पास स्टैंडर्ड क्या है? कुछ तो स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। बिना स्टैंडर्ड के आप कंपैरिजन कैसे कर देंगे? कोई तो रूल हो, कोई तो रेगुलेशन हो। तो बिना नियम के, बिना मानकों के आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये इम्पोर्टेंट है सेकंड परंपरा में। ये उन तरीक़ों पर भी ध्यान केंद्रित करती है जिनमें तुलनात्मक जानकारी, व्याख्याओं और पूर्वानुमानों का बेहतर भंडार बनाया जा सके। ये जो है ऐसे तरीक़ों को भी प्रेज़ करती है, प्रशंसा करती है, उसे आत्मसात करती है, उसे अडॉप्ट करती है, जहाँ कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन हो और वो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हो, एजम्पशन के माध्यम से हो। ठीक है, ऐसी भंडार को, ऐसे स्टोरेज को ये क्या करते हैं? ऐसे स्टोरेज को ये प्रेफरेंस देते हैं। सेकंड परंपरा में क्या होता है? सेकंड परंपरा में ऐसी जानकारियों को जो कि कंपैरेटिव
एनालिसिस से जुड़ी हुई हैं या आपके जो पूर्व अनुमान है या जो आपके एजम्पशन है उससे जुड़ी हुई है, उसको ये लोग फॉलो करते हैं। इस तरह समझा जा सकता है कि तुलनात्मक विधि विभिन्न घटकों के अनुभाविक रिश्तों को खोजने की विधि है। लिजफर्ड क्या कहते हैं? लिजफर्ड ये कहते हैं कि अगर आप तुलनात्मक अध्ययन को समझना चाहते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन क्या है, कंपैरेटिव स्टडीज़ क्या है, तो कंपैरेटिव स्टडीज़ को समझने से पहले आपको जो आपकी कंपैरेटिव जो मेथडोलॉजी उसको समझना होगा, जो डिफरेंट टाइप्स के जो आपके एलिमेंट है उनको समझना होगा। और एक तरीके से ये क्या है, ये मेथड ऑफ डिस्कवरी है। ये क्या है? कंपैरिजन क्या है? कंपैरिजन है मेथड्स ऑफ डिस्कवरी। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ डिस्कवरी है, ये खोज की विधि है। क्या है ये? खोज की विधि है, खोज की विधि। इस प्रकार तुलनात्मक विधि तुलनात्मक राजनीति के भीतर के परंपराओं में से एक है, जो कि वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक परंपरा से अलग है। नियमों और मानकों पर ध्यान केंद्रित करके यह परंपरा देशों या देशों के समूह के विश्लेषण के शुरुआती बिंदु प्रदान करती है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट या बिगिनिंग करती है ऐसे स्टडी की जो कि कंपैरेटिव है, और इसमें मेनली फोकस किस पे किया जाता है? सेकंड परंपरा में आप ज़्यादा मत डेप्थ में जाने की कोशिश करें, सिर्फ इतना जानने का प्रयास करें कि सेकंड परंपरा जो है हमारी कंपैरिजन की, उसमें हम फोकस करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन और स्टैंडर्ड के ऊपर। मेनली पॉइंट आपका यही है कि हम रूल्स एंड रेगुलेशन और जो हमारे स्टैंडर्ड्स है उसको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो थी आपकी दूसरी परंपरा। तीसरी परंपरा पे आ जाइए। थर्ड जो आपकी जनरेशन क्या है? थर्ड जो आपकी जो ट्रेडिशंस है वो क्या कहती है? थर्ड ट्रेडिशन जो है वो है विश्लेषणात्मक, या कहें कि एनालिटिकल बेस्ड है। थर्ड जो है वो आपकी एनालिटिकल बेस्ड है। अब ये क्या कहती है? ये कहती है कि विधि के साथ अनुभवजन्य विवरण का संयोजन प्रदान करती है। ये कहती है कि जब आप कोई मेथडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ जब एक्सपीरियंस जुड़ जाते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका विश्लेषणात्मक। तो यहाँ इन्होंने अनुभवों को भी महत्वता प्रदान करी है, एक्सपीरियंस को भी इन्होंने वरीयता दी है, और साथ ही साथ इन्होंने उस मेथड्स को भी वरीयता दी है जिसके माध्यम से विश्लेषण किया जाता है। आजकल के अधिकांश काम जो कि तुलनात्मक राजनीति में आते हैं वे इसी परंपरा में वर्गीकृत किए जाते हैं। कैटेगराइज आप कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक देशों में राजनीतिक दलों, शासनों के प्रकारों, सामाजिक आंदोलनों आदि का तुलनात्मक अध्ययन इस परंपरा की कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो जब 2 या 2 से अधिक देशों में जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप उनका जो है कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। जैसे मान लीजिए भारत में क्या, भारत में इस समय बीजेपी की पार्टी है, भारतीय जनता दल पार्टी है, और चीन में कौन सी है? चीन में आपकी कम्युनिस्ट पार्टी है। तो कम्युनिस्ट पार्टी और फिर चाइना और बीजेपी की जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो आप 2 देशों के मध्य में, 2 देशों की पार्टियों के मध्य में, राजनीतिक दलों के मध्य में आप क्या कर रहे हैं? उसकी आप एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है आप उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर रहे हैं। साथ ही साथ शासनों के प्रकारों के बारे में बात करें तो इंडिया में क्या है? इंडिया में आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम हम फॉलो करते हैं। और चाइना में क्या है? चाइना में जो है वो कम्युनिस्ट सरकार है, वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार है वहाँ पर, और वहाँ पर जो है सिंगल पार्टी है। तो आप दोनों ही देशों का जो है तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं उनके शासन के प्रकारों के आधार पर। इसके साथ साथ आप सामाजिक जो आंदोलन है उनके आधार पर भी जो है आप उसका कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे बात करें माओ का जो है आंदोलन हुआ था, माओ की क्रांति हुई थी कब? 1949 में। और इंडिया में भी जो है इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है आप वो देखेंगे तो इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो भी आपका स्टार्ट होता है कब? 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई थी। स्टार्ट तो वो 1600 से ही हो गया था। कब से स्टार्ट हो गया? तो 1600 से ही वो स्टार्ट हो गया था। तो आप ये देखते हैं कि जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो हम आंदोलनों के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो भारत के अंदर आप देखेंगे जैसे आप देखेंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया और चिपको आंदोलन स्टार्ट किया गया। अभी आप देखेंगे किसान आंदोलन अभी समय चल रहे थे।
तो आप ये देखें कि तमाम तरीके के जो आंदोलन होते रहे हैं अलग अलग देशों में, आप उसका कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसका कार्य मुख्य रूप से देशों और उनके संस्थानों, अभिकर्ताओं और प्रक्रियाओं के बीच अंतर और समानताओं की पहचान करने और समझने से संबंधित है। व्यवस्थित तुलना के तरीकों का इस्तेमाल सामान्य परिघटना के लिए करते हैं। करमानी क्या कहते हैं? करमानी ये कहते हैं कि जब हम ऑर्गेनाइज कंपैरिजन करते हैं तो इन तरीकों का इस्तेमाल सामान्य परिघटना के लिए हम करते हैं। जो जनरल इंसिडेंट होते हैं उनको समझने के लिए हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज कंपैरिजन करते हैं। तो आपने क्या जाना? आपने 3 परंपराओं के बारे में पढ़ा कि 3 परंपराएं हमारी कौन कौन सी हैं। 3 परंपराएं हमने देखी। एक ही प्रकार के देशों का अध्ययन करना, एक ही प्रकार के देशों का अध्ययन करना। दूसरा जो है कार्य पद्धति या मेथडोलॉजी के आधार पर अध्ययन करना। इसके साथ ही साथ हमने क्या देखा? इसके साथ ही साथ हमने विश्लेषण जो है उसको भी समझने का प्रयास किया, उसको भी जानने का हमने प्रयास किया। तो इस तरीके से हमारी जो 3 परंपराएं हैं वो खत्म हो जाती हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में कंपैरेटिव जो आपकी पॉलिटिक्स है उसका विषय क्षेत्र क्या है, उसका स्कोप क्या है। अब हम स्कोप पढ़ेंगे। अब तक हमने जो कवर किया वो नेचर था, तो नेचर आपका कवर हो चुका है। अब हम करने वाले हैं क्या? इसकी स्कोप के बारे में कि स्कोप क्या है किसका? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। तो तुलनात्मक राजनीति का नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं। तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र क्या है। मैं बात कर रहा हूँ किसकी? मैं बात कर रहा हूँ स्कोप की। तो हम स्कोप के बारे में पढ़ेंगे कि स्कोप क्या है, यानी कि विषय क्षेत्र क्या है किसका? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, तुलनात्मक राजनीति का। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। किसी तरीके की कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। आप देख रहे हैं मैट मॉडर्न एजुकेशन टीवी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।